आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपना इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो है भारत इज़ माय होम। ये चैप्टर को आज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2 और उसमें जो दूसरा चैप्टर है प्रोज सेक्शन के अंदर भारत इज़ माय होम, आज ये चैप्टर पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर जो हम आपको बताएंगे इस तरीके से, एक तरफ आपका इंग्लिश लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाए यहाँ पे सारा चीज, जितना भी चीज होता है इस चैप्टर में, जो भी चीज आपको पढ़ना है हर चीज आपको डिटेल से बताएंगे। यानी आप ये सिंगल एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से संबंधित एक चीज का दिक्कत नहीं होगा, एक वर्ड का आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 40 मिनट का समय दो, ऑलमोस्ट 40 मिनट में आपको ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से 40 मिनट के बाद आप इस चैप्टर को समझ चुके रहेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ाए थे, काफ़ी सारे बच्चे देखे, बहुत अच्छा भी लगा, आप लोग का कमेंट भी पढ़े, बहुत ही अच्छा लगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास कुछ उसी प्रकार से उसी तरीके से हम समझा पाए और आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। और फिर आप लोग का फिर से प्यारा प्यारा वो कमेंट आपका देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपना जो चैप्टर है, ठीक है, अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है उससे समझते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम अपने पास है, क्या बोला गया है चैप्टर का नाम, ठीक है, ये है भारत। ठीक है, भारत इज माय होम। ठीक है, भारत इज माय होम यानी अपने पास इसका हिंदी क्या होता है समझ में आता है। भारत इज माय होम यानी भारत मेरा घर। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग का घर कौन, हम लोग का घर भारत ही है ना, तो यहाँ पे भारत मेरा घर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का हिंदी मतलब होता है भारत मेरा घर। और इसको लिखे कौन है पता है, इसको लिखे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर, ठीक है, जाकिर हुसैन जी इसको लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इसको लिखे हैं। ठीक है, और ये जो थे ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपको अगर बताए तो ये जो है अपने पास थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, ऑफ इंडिया, यानी भारत के तृतीय ये राष्ट्रपति के रूप में ये अपना सेवा दिए थे, अपना योगदान दिए थे। यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही अपना ये चैप्टर को बेसिकली लिखे हैं। ये जो क्या है, ये जो चैप्टर है ये क्या है, एक स्पीच है। ठीक है, एक स्पीच है। ठीक है, यानी एक क्या है अपना, यानी ये क्या है, ये एक भाषण है। ठीक है, एक भाषण है। और इस भाषण को ये कब दिए थे, जब ये थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में जब ओथ ले रहे थे, शपथ जो लिए थे, ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, जब ये शपथ लिए थे उसके बाद ये भाषण दिए थे, ये स्पीच दिए थे। ठीक है, ये स्पीच दिए थे और इनका ये फर्स्ट स्पीच था आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट स्पीच था, पहला स्पीच था। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के बाद। क्लियर, तो ये अपने पास हो जाती है। पूरे अच्छे तरीके से हम आपको पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ हुआ है पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है ना उनका भाषण का एक हिस्सा मात्र है, मतलब वो भाषण दे रहे हैं यहाँ पे और उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग को पता है अपने बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपसे सवाल पूछेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये क्या रह चुके हैं, कैसे व्यक्ति हैं, इस सब से सवाल कुछ आते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले राइटर के डिटेल के बारे में पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से बस मन शांत करके प्रेम से बैठिए, पानी वगैरह लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे तरीके से हम गारंटी लेते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। ठीक है, और इसमें निसंदेह आप भरोसा करके पूरे क्लास को करिए और देखिए उसके बाद। ठीक है, चलो पहला यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा राइटर डिटेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, राइटर डिटेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले अपने पास भारत इज माय होम जो स्पीच है इसको लिखे हैं कौन पता है, इसको लिखे हैं अपने पास डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस भाषण को कौन दिए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो हैं ये व्यक्ति अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, अपने भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म होता है 8 फरवरी को। ठीक है, 1897 को, 8 फरवरी 1897 में, कहाँ पे, हैदराबाद में इनका जन्म होता है। निधन इनका कब होता है, 3 मई 1969 को, यानी 3 मई 1959 को जो है, जब ये 72 साल के थे, जब ये एज में कितने 72 ईयर्स के जब थे, तब इनका न्यू दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है।
ठीक है। तो मतलब इनका जन्म और इनका निधन हम लोग जान गए कि 1897 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इनका निधन हुआ, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोग जान गए। अब उसके बाद जानिए डॉक्टर जाकिर हुसैन खान जो है, जाकिर हुसैन खान वाज एन पॉलिटिशियन। ये क्या थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक राजनेता थे, ठीक है, राजनेतज्ञ थे ये, ठीक है। हु सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपना सेवा दिए। सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा देना। सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा देना। एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा ये दे चुके हैं, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में थोड़ा सा जाने, अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, जानते हैं, ठीक है। मतलब आपके बुक में जो लिखा हुआ है राइटर के बारे में प्रॉपर्ली वो सारा चीज़ यहाँ पे अब लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, फिर जाके लाइन बाय लाइन पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में। इस तरीके से जब समझेंगे ना तो एक एक चीज़ आसान बन जाएगा, एक एक जो आपको टफ लगता है ना पढ़ना वो आसान हो जाएगी। तो अब चलिए यहाँ पे राइटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके बारे में अगर बात करें तो 1897 में जन्म होता है और 1969 को इनका निधन होता है, ठीक है। बॉर्न इन हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में इनका जन्म होता है। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, और ये जो थे ये हमारे जो है बहुत ही महान जो है स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, ग्रेटेस्ट मतलब महानों में से एक, ठीक है। एज वेल एज, ठीक है, और साथ ही साथ एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, एजुकेशनिस्ट मतलब वो जो है एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत फेमस, है ना। ये क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे, मतलब एक तरीके से क्या थे, ये शिक्षाविद थे, मतलब एक तरीके से शिक्षा से बहुत ज़्यादा ये जुड़े हुए थे, शिक्षावादी ये व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं कब, 1967 में। कब बनते हैं, 1967 में, ठीक है। और इनका निधन कब होता है, 1969 में, ठीक है। यानी सिर्फ 2 साल बाद इनका निधन हो जाता है। जब ये राष्ट्रपति थे तभी जाके इनका निधन भी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब ये राष्ट्रपति बने थे 1967 में, याद रखिएगा 1967 में जब ये राष्ट्रपति बने थे भारत देश का, अर्लियर मतलब उससे पहले, ठीक है, ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। वो जो है अपना सेवा दे चुके थे, किसमें, गवर्नर ऑफ बिहार। वो बिहार के मतलब अपने बिहार के वो गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ, वो भारत के भी गवर्नर रह चुके थे, ठीक है, 1967 के पहले, ठीक है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967, ठीक है। भारत इज माई होम एक क्या है, एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक तरीके से अंश है, ठीक है, फ्रॉम द स्पीच, एक भाषण का जो उन्होंने 1967 में आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट, अपने राष्ट्रपति पद का जो है शपथ, ऑथ का मतलब शपथ, शपथ लेने के बाद जो वो 1967 में भाषण दिए थे, उसी का एक अंग है भारत इज माई होम, ठीक है। उनके स्पीच, वो भाषण जो दिए थे, राष्ट्रपति बने थे, शपथ लिए थे, उसके बाद जो वो भाषण दिए थे 1967 में, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, उसी का एक हिस्सा यहाँ पे लिया गया है और उसी को भारत इज माई होम नाम रख दिया गया, ठीक है। इन हिज फर्स्ट स्पीच, और मतलब वो अपने पहले स्पीच में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना जो पहला स्पीच था, उनका पहला जो भाषण था, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, ठीक है, वो जो है शपथ लेते हैं, अपने आप से वो शपथ लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि वो भारत की संस्कृति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ वो काम करेंगे, ठीक है। अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भाषण अपना देते हैं, मतलब जब शपथ लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उसके बाद जब वो भाषण देने आते हैं तो उस भाषण में वो पहले ही भाषण में वो शपथ लेते हैं कि भारत के संस्कृति के लिए वो एकदम पूर्ण समर्पण के साथ अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा अपने पास हो गया राइटर के बारे में। अब चलिए एक एक करके हम पैराग्राफ वाइज समझते हैं। पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, है ना। तो कमेंट वगैरह छोड़ो, मस्त तरीके से पढ़ाई पे फोकस करो, और हाँ अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और इसको लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ का पहला लाइन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें अपने पास बोला जा रहा है, आई मस्ट कन्फेस that I am overwhelmed by the trust of my people have placed me by the electing me to the highest office in the land। देखो शुरू से बताते हैं, ठीक है। I must confess, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ, मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा, I am overwhelmed, मैं अभिभूत हूँ, मैं एक तरीके से बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ,
ठीक है, बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल, मेरे लोग जो है मुझ पे जितना भरोसा करते हैं, उस भरोसा, वो जो भरोसा और उनकी जो है अभिभूति है एक तरीके से, वो जो हम पे जितना भरोसा करते हैं उसके भरोसा के नीचे मैं एक तरीके से ओवरवेल्म्ड हूँ, एक तरीके से दबा हुआ महसूस करता हूँ, झुका हुआ महसूस करता हूँ, कृतज्ञ महसूस करता हूँ, बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ कि इतने लोग हम पे भरोसा किए। इसको लेके सादर एक तरीके से बोलो तो आमंत्रित, एक तरीके से बोलो तो मतलब इस तरीके से कि वो उस बोझ के नीचे, उस जो इतने लोग भरोसा करते हैं उसके नीचे वो दबा हुआ महसूस करते हैं, है ना। पीपल हैव प्लेस्ड मी बाय इलेक्टिंग मी, कि उन सारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने हमें एक तरीके से चुना और हमें जो है वोट दिया, हमें जो है चुना टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, मतलब एक तरीके से पूरे धरती का जो है सबसे सर्वोच्च पद पर, सबसे सर्वोच्च ऑफिस पे, सबसे सर्वोच्च पद पे यहाँ के लोग ने उन्हें चुना। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पहला ही लाइन में अपना भाषण देखो, वो भाषण दे रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और बोलते हैं, भाषण जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ लिए और उसके बाद वो भाषण देते हैं उसमें बोलते हैं आई मस्ट कन्फेस डैट, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ, बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों को भरोसा, अपने लोगों को भरोसा को देख के, हैव प्लेस्ड मी बाय इलेक्टिंग मी, जिन लोगों ने हमें चुना और हमें बैठाया टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस पूरे धरती का सबसे सर्वोच्च पद पर, सबसे सर्वोच्च ऑफिस में हमें बैठाया, इसके लिए मैं अपने लोगों के प्रति ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ, है ना। मतलब ऑब्वियसली भारत का जो राष्ट्रपति पद का शपथ होता है, राष्ट्रपति पद होता है, वो भारत के लिए सबसे सर्वोच्च पद होता है। एक तरीके से भारत का राजा वो कहलाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसके नीचे एक तरीके से हो गए राष्ट्रपति, सबसे सर्वोच्च, यानी राष्ट्रपति का ऑर्डर जो होता है वो सब कुछ होता है, मतलब राष्ट्रपति एक तरीके से देश का राजा, ठीक है, इस तरीके से काउंट किया जाता है। तो राष्ट्रपति का पद जो हुआ ऑब्वियसली ये हाईएस्ट पद हुआ, और भारत इतना समृद्ध देश, अगर वहाँ के राष्ट्रपति बनते तो निश्चित रूप से ये पूरे धरती का सबसे एक सर्वोच्च पद है ना। तो इस पे इन लोगों ने इन्हें चुना है, इसके प्रति ये जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग इतना हमसे प्यार करते हैं, उन प्यार के नीचे मैं दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। तो आई होप सो ये पहला पैराग्राफ आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे बोलते हैं, उसके बाद ये सेकेंड और पैराग्राफ स्टार्ट होता है। डॉक्टर अब जो है ये राधा कृष्णन जी के बारे में बोलते हैं। राधा कृष्णन जो थे ना, इनसे पहले राष्ट्रपति थे, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर राधा कृष्णन जो है 2nd प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो मतलब जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके बारे में बोलना तो फर्ज बनता है ना, क्योंकि उनका पद अब इनको मिलने जा रहा है, राधा कृष्णन जी का पद अब इनको मिलने जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, तो थोड़ा तो उनके बारे में बोलना बनता है। हर नेता, पिछले जो प्रधानमंत्री भी अगर बदलते हैं तो पिछले प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अच्छा शब्द उस समय तो जरूर बोल के निकलते हैं। ठीक है, और डॉक्टर यहाँ पे राधा कृष्णन तो वाकई बहुत अच्छा काम किए, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये बोलते हैं। क्या चीज़ देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक प्रेसिडेंसी के पद को, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पद जो होता है उसको एक तरीके से मानसिक मजबूती लाए। ठीक है, ब्राउड का मतलब लाना। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति का पद जो होता है उसको मेंटल इक्विपमेंट दिए, एक तरीके से मानसिक, एक तरीके से क्या चीज़ दिए, मजबूती प्रदान किए। ठीक है, ए डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ए डिग्री ऑफ एरुडेशन मतलब एक तरीके से ज्ञान का स्तर, एरुडेशन का मतलब ज्ञान और डिग्री का मतलब स्तर, ज्ञान का स्तर दिए। ठीक है, कौन, राधा कृष्णन। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस एक तरीके से अनुभव का हमें क्या दिए, धन दिए, अनुभव का धन, ये पैसों का धन नहीं, अनुभव का ये धन दिए। कौन, डॉक्टर राधा कृष्ण। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि शायद ही कहीं मिल पाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है इस राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती प्रदान किए और उन्होंने अपना शिक्षा का एक जो है क्या प्रदान किया, स्तर प्रदान किया, एक डिग्री प्रदान किया और एक तरीके से एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव का एक तरीके से धन यहाँ पे दिया, संपत्ति यहाँ पे राष्ट्रपति पद उनको दिया, जो कि शायद ही कहीं पाया जाता है। ठीक है, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर मतलब रेयरली मतलब शायद ही कहीं पे, फाउंड मतलब मिलता है। ठीक है, एनीवेयर कहीं पर भी, शायद ही। आगे यहाँ पे बोलते हैं क्या चीज, देखिए, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, और जो है बोलते हैं ये जाकिर हुसैन बोलते हैं राधा कृष्णन जी के बारे में कि ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, पूरे उम्र भर, डिवोटेड मतलब समर्पित कर दिए, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब एक तरीके से नॉलेज की खोज में, ठीक है, ज्ञान की खोज में और सच्चाई की खोज में, ट्रूथ की खोज में,
बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि राधा कृष्णन जी जो हैं वो एक तरीके से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पद को एक बहुत ही मानसिक मजबूती प्रदान किए और जो है एक तरीके से शिक्षा का एक अच्छा स्तर प्रदान किए, साथ ही साथ जो होता है अनुभव का एक जो है संपत्ति प्रदान किए, ठीक है, राष्ट्रपति पद को, जो कि शायद ही कहीं पाया जाता है। और राधा कृष्णन जो है अपने पूरे उम्र भर एक तरीके से समर्पित कर दिए, पूरे उम्र ताउम्र अपना समर्पित कर दिए खोज में, परस्यूट में, यानी खोज में किसकी, शिक्षा और सच्चाई, इस दोनों की खोज में, ज्ञान और सच्चाई इस दोनों की खोज में वो अपना पूरा जीवन डिवोट कर दिए, पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिए, है ना। तो ये यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में बोलते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला आते हैं हम लोग, पैराग्राफ नंबर 2 ही चल रहा है। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all the true spiritual values, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी भी राधा कृष्णन जी के बारे में ही बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि he has done more than probably any other man to bring out, ठीक है। वो शायद इतना काम किए हैं कि जो शायद ही कोई और कर सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा हो, कोई और जो किया है उससे कहीं ज़्यादा हो, इतना वो काम करके गए हैं राधा कृष्णन, ठीक है। एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल, और जो है इंडियन फिलोसफिकल जो है, इंडियन फिलोसफिकल यानी एक तरीके से बात करें कि भारत का जो दार्शनिक सोच है, थॉट जो है, दार्शनिक सोच जो है, और वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और जो आध्यात्मिक जो है मूल्य है उसको एक तरीके से एकता प्रदान किए, ठीक है। अखंडता को जो है संपादित करने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिए हैं, सभी से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, भारतीय दार्शनिक सोच एवं सच्ची आध्यात्मिक जो है मूल्यों की अखंडता को संपादित करने में उन्होंने संभवतः दूसरे से ज़्यादा किया है ना। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में अच्छा कुछ बातें बोलनी थी, मतलब वो जो किए थे, तो वही यहाँ पे बताते हैं कि वो जो है प्रेसिडेंसी पद को बहुत मानसिक मजबूती प्रदान दिए, ज्ञान दिए, साथ ही साथ अनुभव का जो है एक तरीके से संपत्ति दिए, है ना, ये चीज़ बोलते हैं। और बोलते हैं कि वो जो है इतना कुछ करके गए हैं जो कि शायद सबसे ज़्यादा होगा, कोई और उनके तुलना में इतना नहीं किया होगा, उतना वो करके गए हैं। वो जो है इंडियन फिलोसफिकल यानी भारतीय दार्शनिक के थॉट जो होते हैं, सोच, और जो होता है स्पिरिचुअल वैल्यू जो होता है, मतलब एक तरीके से अपने पास जो आध्यात्मिक जो मूल्य होता है, सच्चे आध्यात्मिक मूल्य, तो उसकी अखंडता को एक तरीके से बहुत ही अच्छे से वो वर्णन करके गए हैं, संभवतः संपादित करके यहाँ पे वो गए हुए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, ठीक है। मतलब एक तरीके से राधा कृष्णन जी के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, कि वो अपना जो है भरोसा कभी नहीं खोए इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, कि जो आवश्यक मानवता है, ठीक है, आवश्यक, एसेंशियल का मतलब आवश्यक और ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, ऑफ ए मैन, ठीक है, एक मानव का, एक आदमी का जो है आवश्यक मानवता जो है उसमें वो कभी भी भरोसा नहीं खोए, है ना, कि ये जानते थे कि हाँ एक व्यक्ति का एक मानवता होना चाहिए, मानवता हर हमेशा जिंदा होना चाहिए। तो इनका ना हर हमेशा मानवता पे भरोसा था कि अभी भी मानवता जिंदा है, मानवता है, ठीक है। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू कैंपेन द राइट ऑफ ऑल मैन, ठीक है। और वो कभी भी इस चीज़ से सीज मतलब मना नहीं किए, रोके नहीं। कैंपेन मतलब एक तरीके से बोला जाए तो मतलब एक तरीके से जो समर्थन होता है, जो एक तरीके से किसी का साथ देना होता है, अपने आप को कभी भी इस चीज़ से रोके नहीं कि जो है ये हर एक आदमी का राइट होता है, राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, कि अपना जो कोई भी व्यक्ति है वो अपना जीवन जी सके पूरे इज्जत और इंसाफ के साथ, पूरे इज्जत और इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ, ठीक है। तो वो जो है आवश्यक मानवता से कभी भी अपना भरोसा नहीं उठाए, ठीक है। कुल मिला के ये बोला गया है, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सारा चीज़ बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं और चलिए अब इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग जान लेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए इसमें अपने पास क्या बोला गया है, आई कैन ओनली एश्योर यू, ठीक है। अब अपने बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हमें जो है राष्ट्रपति बनाया गया, अब हम क्या करेंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे वर्णन करते हैं अपने भाषण में। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humanity and total dedication.
मैं आपको केवल एक भरोसा दिला सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि मैं जब इस ऑफिस में प्रवेश किया, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूँ, भरोसा दिला सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस, जब मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, मतलब एक तरीके से पूर्ण मानवता के साथ, पूर्ण विनम्रता के साथ, पूरे समर्पण के, टोटल डेडिकेशन यानी टोटल पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस ऑफिस के अंदर आया हूँ। ठीक है, मैं, एक होता है ना कि जब भी आप कुछ भी नया चीज़ करने जाओ तो आप पूरे मन लगन से आते हो कि नहीं ईमानदारी से हर चीज़ करेंगे। जैसे आप क्लास 11 से क्लास 12 की पहली क्लास में आए होंगे तो आपके मन में होगा कि नहीं इस बार जो 11th में जो भी हम मिस्टेक किए वो चीज़ नहीं करेंगे और पूरे अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, लेकिन संभवतः ये पूरा नहीं हो पा रहा होगा आपका बात, है ना। अब आपका पढ़ने से भटक रहा होगा मन, है ना, तो ऐसा नहीं करना है ना। हम लोग जैसे रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, चाहे आप हमारे एजुकेशनल ऐप से पढ़ रहे हो या हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको अपना पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो वही चीज़ जैसे पहले दिन जो होता है ना, पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे एकदम मन शांत होकर एकदम आते हैं कि नहीं आज पहला दिन है, एकदम मन से पढ़ेंगे और इसमें कोई कटौती नहीं। उसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कहते हैं कि मैं भी जब इस ऑफिस में आया हूँ ना, मैं जब इस ऑफिस में आया हूँ तो पूरे समर्पण के साथ आया हूँ, पूरे जो है विनम्रता के साथ आया हूँ, पूरे अच्छे से कि ऐसा कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, इस उम्मीद को लेके आया हूँ। ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अभी, ठीक है, आई हैव जस्ट, मैं अभी टेक द ओथ मतलब एक शपथ लिया हूँ, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से जो संविधान है उसके प्रति लॉयल्टी यानी वफादारी का शपथ लिया हूँ, भारत के संविधान के प्रति वफादारी का अभी मैं शपथ लेके आया हूँ। ठीक है, It is the constitution of a comparatively new state which its free citizen have, ठीक है, और ये जो है बोला जाए तो तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली ये जो है कंपेरेटिवली ये जो है एक नया राज्य है, ये जो है मतलब एक तरीके से भारत जो है एक तरीके से नया है, अंग्रेज़ों से जल्द ही आज़ाद हुआ था और बोला जाए तो अभी ये नया स्टेट है, नया राज्य बन गया, जब ही हम चुन के आए तो एक नया राज्य ये बन चुका है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ के लोग जो है इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ कि अपने आप को ये देश सौंपे हैं, है ना। मतलब ये कहते हैं कि जैसे हमें राष्ट्रपति बनाया गया तो पहली बार ये स्टेट तो नया है, मतलब ये राज्य पूरा एक तरीके से नया हो गया है ना, ये पूरा देश नया हो गया है और यहाँ पे पहली बार जो है जनता लोग पहली बार पूरे इतिहास में पहली बार जो है अपने आप को ये देश सौंपे हैं, है ना, यानी मुझे सौंपे हैं तो इसका मतलब जनता अपने आप को सौंपे हैं ये सारा चीज़, मतलब अब ये जनता का पद, जनता का सारा चीज़, हम जनता के लिए लगातार काम करते रहेंगे, ऐसे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा है, सब कुछ ऐसे ही क्लियर होते चलेगा अभी पूरा का पूरा, बस आप डेडिकेटेड होके पढ़ो तो सही, हर चीज़ आसान हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, और ये जो है पुराने लोगों का क्या है, ये जो एंशिएंट पीपुल यानी पुराने लोगों का युवा राज्य है, ये जो है ऐसा बन चुका है जैसे एक तरीके से लोग तो पुराने हैं, ठीक है, देश आज़ाद हुए या फिर देश हमारे हाथ में अब आया तो देश एक तरीके से पुराने लोगों का एक नया देश अब बन जाएगा, नया देश हो गया है। ठीक है, हु थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो पुराने लोगों का युवा राज्य है, नया राज्य है, यानी पुराने लोग जितने भी हैं, ठीक है, पुराने लोग का एक तरीके से नया राज्य है, नया ये देश बना, अंग्रेज हाल में ही छोड़ के गए, है ना, तो ये कंपेरेटिवली बोला जाए तो ये एक नया जो है स्टेट है, नया जो है अपने पास देश है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें बहुत सारे लोग बहुत ही लंबे अरसे से, लॉन्ग मिलीनिया मतलब लंबे अरसे से जो है एक तरीके से सभी अपना कॉपरेशन के साथ, सभी अपना योगदान के साथ, डाइवर्स एथनिक के साथ, एलिमेंट के साथ, यानी बोला जाए तो अलग अलग जो है मानवीय शिक्षा के सहयोग से जो है अनंत एवं पूर्ण समर्पण मूल्यों के साथ, ठीक है, ये क्या किए, लड़े हैं। हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस, ठीक है, एक तरीके से बोले तो बिना रुके, ठीक है, बिना रुके वो जो है एकदम लड़ते रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पेकुलर वे, ठीक है, अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने तरीके से सभी लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान दिए हैं। मतलब ये देश जो है एक तरीके से नया है, पुराने लोगों का, और हर लोग अपना अपना अपने तरीके से योगदान दिए हैं इस देश के आज़ादी के लिए, पूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने के लिए। संपूर्ण मूल्य जो था भारत का, वो भारत के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हर लोग अपने अपने तरीके से खास अंदाज में जद्दोजहद किए हैं, खास अंदाज में अपना अपना योगदान दिए हैं, ये यहाँ पे बताते हैं।
अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 में ही आगे चलते हैं। यहाँ पे है आई प्लेज माई सेल्फ, कि मैं खुद को शपथ लेता हूँ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, कि मैं उन सारे मूल्यों की जो इतने लोग अपना कुर्बान होकर आज इस देश को बचाए हैं और इस देश को एक तरीके से आज़ाद करवाए हैं, तो मैं उन मूल्यों का एक तरीके से क्या करूँगा, मैं शपथ लेता हूँ कि उन मूल्यों का एक तरीके से जो है सर्विस बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन, ठीक है, of the value may become inadequate with the change of circumstances. The value remains eternally valid and the process for newer and fresher realization. यहाँ पे क्या बोला गया, देखो बहुत ही प्यारा शब्द बोला गया, ठीक है, कि मैं शपथ लेता हूं कि उन सारे वैल्यूज़, उन सारे मूल्यों का जो है शपथ लेता हूं कि उन सारे मूल्यों की सेवा करूंगा। हालांकि बोले हैं कि कुछ ऐसे जो है मूल्य हैं, कुछ ऐसे जो है मूल्य का जो है सख्ती से पालन एक तरीके से, कंक्रीट का मतलब जानते हो, कंक्रीट सीमेंट पड़ता है छत वगैरह डालने में कंक्रीट, ताकि वो मजबूती प्रदान करे, है ना, कि कुछ ऐसे जो है मूल्य हैं, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे अपने पास क्या है वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी मूल्य हैं, बोला जाए कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जो एक तरीके से क्या हो जाएगा, जिसका सख्ती से एक तरीके से पालन नहीं हो सकेगा, ठीक है, कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो एक तरीके से जिसका सख्ती से स्वीकार नहीं किया जा सकता, बोले तो सख्ती से पालन करना परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जो सर्कमस्टांसेस आएगा, जो समय में चेंज आएगा, ठीक है, वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या चीज़, वो गैर जरूरी हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो एक तरीके से समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां आती है जिसके कारण क्या होता है, कुछ जो हम लोग चुन के रखते हैं कि हाँ हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, उस कुछ ऐसा परिस्थिति बन जाता है जब हम लोग डाइवर्स होना पड़ता है, दूसरी तरफ जाना पड़ता है, कुछ और काम को देखना होता है, ये काम अब जरूरी नहीं रह जाता है। जैसे अगर पहले जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर मतलब पहले क्या था कि रस्सी में एक तरीके से बस वाला जो आता था, जिससे फंसा के एक तरीके से इस शहर से मतलब एक शहर में अलग अलग जगह जा सकता था जाम से बचने के लिए। फिर देखा कि मतलब अब जो है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जो है ज़रूरत क्या है कि ज़रूरत ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि अब मेट्रो बना के उसको सही कर सकते हैं। तो कुछ समय के साथ सर्कमस्टांसेस के साथ क्या होता है, बहुत कुछ बदल जाता है, इनएडिक्वेट हो जाता है, मतलब वो गैर ज़रूरी रह जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि मैं सारे मूल्यों को बहुत अच्छे से मतलब सेवा दूंगा, उन सारे मूल्यों का कद्र करूंगा, ठीक है। और कुछ जो है परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसका सख्ती से पालन करना गैर जरूरी हो जाता है, ठीक है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन वो जो मूल्य होती है, वो जो वैल्यूज़ होती है, रिमेन्स इटरनली वैलिड, वो फिर भी हमेशा जायज़ होते हैं, ठीक है, वो मूल्य, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेश रियलाइजेशन, और वो हमें एहसास, नए और ताज़े एहसास के लिए जोर डालते हैं, ठीक है, कि कुछ नया और कुछ अच्छा करना है, उसके लिए हमें जोर डालते हैं वो वैल्यूज़, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कितना, पैराग्राफ नंबर 3 अभी चल रहा है, तो इसी पे आते हैं। द पास्ट इज़ नॉट डेड, बहुत ही प्यारा लाइन है और इससे बोर्ड एग्जाम में स्पेशली सवाल पूछे जाते हैं, तो इस लाइन को प्रॉपर्ली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो कल है, हमारा जो भूतकाल है, हमारा जो एक तरीके से बोला जाए तो मतलब अतीत है, वो जो है नॉट डेड, वो मरा नहीं है, और ना ही स्टैटिक है, ना ही स्थिर है। डेड का मतलब मरना और स्टैटिक का मतलब स्थिर रहना, कि हमारा जो अतीत है, हमारा जो पास्ट है, वो मरा नहीं है और ना ही स्थिर है, ठीक है। इट इज़ अलाइव, हमारा पास्ट जिंदा है, एंड डायनेमिक, और गतिशील है, ठीक है। हमारा पास्ट मरा नहीं है और ना ही स्थिर है, बल्कि हमारा पास्ट जिंदा है और गतिशील है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, ठीक है। और एक तरीके से जो हमारा पास्ट है, वो एक तरीके से हमारा जो आज है, ठीक है, और वर्तमान में हमारी गुणवत्ता, ठीक है, और भविष्य में, और जो है प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारा जो आने वाला भविष्य है, ठीक है, वो हमारी संभावनाओं पर नज़र रखे हुए है। जो हमारा पास्ट है वो अभी मरा नहीं है और ना ही स्थिर है, बल्कि हमारा पास्ट, हमारा अतीत अभी जिंदा है और एक तरीके से क्या है, गतिशील है, जो कि एक तरीके से हमारी जो जितने भी क्वालिटीज़ है, ठीक है, अभी प्रेजेंट का जो हमारे अंदर जो गुणवत्ता है, उसको एक तरीके से नापती है, जाँचती है, ठीक है। और साथ ही साथ भविष्य के बारे में एक तरीके से भविष्य नज़र रखी हुई है, ठीक है, कि भविष्य में क्या चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमारी पास्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमारा पास्ट अभी भी जिंदा है,
और वो गतिशील है, लगातार वो चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है। हम आज तक बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि अपना पास्ट से लेके साथ में चल रहे हैं, उस पास्ट की कुछ चीज़ों को हम लोग छोड़े नहीं है। पूजा पाठ करना हम लोग के सभ्यता का बहुत ही प्राचीनतम रीति रिवाज है, तो हम लोग आज भी वो चीज़ करते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि मतलब पास्ट में था, लेकिन आज तक हम लोग उस चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो गतिशील है और वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोले हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं। और अब ये चौथा पैराग्राफ को भी हम लोग बहुत अच्छे से चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 में पहला लाइन को देखते हैं। और यहाँ पे अपने पास बोला गया है क्या चीज़, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब अपना जो है एक तरीके से प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल, जो अपना देश है, अपना जो संस्कृति है, एक तरीके से अपना देश जो है लगातार जो बदल रहा है, मतलब लगातार जो नवीनीकरण जो हो रहा है, ठीक है, रिन्यूअल जो हो रहा है, ठीक है, लगातार नई नई जो है एक तरीके से मतलब तकनीक हम लोग अपना रहे हैं, नया नया कुछ कुछ चीज़ रिन्यूअल कर रहे हैं, नवीनीकरण जो आ रहा है अपने लोग में। ठीक है, इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर, और ये वास्तव में एक तरीके से हमारा राष्ट्र का जो है क्या है, कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र जो है उसका विकास है। ठीक है, उसका विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और ये जो है बिजनेस का काम है, एज आई सी इट, जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ये केवल और केवल किसका काम है, ये केवल और केवल शिक्षा का काम है कि आज अपना देश का जो है एक तरीके से कल्चर यानी संस्कृति और अपना देश का जो चरित्र है एक तरीके से विकास कर रहा है, नवीनीकरण होते जा रहा है ना, नया नया चीज़ को हम लोग अपना रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का काम है, जैसे कि मैं देखता हूं। टू द मिनिस्टर, ठीक है, टू द मिनिस्टर मतलब एक तरीके से मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे सहायता। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टेंट रिन्यूअल, कि ये जो नवीनीकरण है जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ये शिक्षा का काम है। ठीक है, एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन मतलब एक तरीके से मतलब ये अनुमान के लिए मुझे माफ़ किया जा सकता है, अगर मैं गलत हूँ तो इस अनुमान के लिए मुझे फॉरगिव किया जा सकता है, यानी फॉरगिवन यानी माफ़ कर देना। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं गलत हूँ अगर शायद, तो मुझे इस इस अनुमान के लिए मुझे माफ़ी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि भारत की जो चरित्र है और भारत की जो संस्कृति है ये लगातार नवीनीकरण हो रही है, लगातार एक तरीके से बढ़ रही है, और इसका मेन कारण जहाँ तक मैं देखता हूँ ये इसका मेन कारण शिक्षा है। जब शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे जो है हमारा देश आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अगर मैं गलत हूँ, मेरा ये अनुमान गलत है, तो मुझे माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, और आगे यहाँ पे ये कहते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में ही देखिए, आगे ये कहते हैं that my choice to this high office has mainly if not entirely, ठीक है, ये कहते हैं कि अगर मुझे इस हाई ऑफिस पे, ठीक है, इस सर्वोच्च पद पर हमें बैठाया गया है, तो ये निश्चित रूप से नहीं तो मतलब कुछ संभवतः बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल, कि मेरे लोगों को लंबे समय से जो है शिक्षा से जुड़े रहने के कारण है कि आज मैं जो हूँ निश्चित रूप से नहीं तो संभवतः हम यहाँ पे इस पद पे, इस सबसे सर्वोच्च पद पे आज बैठे हैं। इसका कारण क्या है, जो हमारे लोग हैं, हम और हमारे लोग जो है एक तरीके से लंबे समय से, लंबे अरसे से हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, और मैं मानता हूँ कि ये जो है ना शिक्षा जो है, ठीक है, आई मेंटेन दैट मैं मानता हूं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब एक तरीके से मुख्य औजार है, मुख्य हथियार है, मुख्य एक तरीके से क्या है, साधन है। ठीक है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र निर्माण के लिए। ठीक है, शिक्षा जो है एक तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए एक मुख्य साधन है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, और जो है शिक्षा की गुणवत्ता जो है राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य रूप से शामिल होता है। ठीक है, यानी आपको यहाँ से ये समझ में आया कि एक तरीके से ये बोलते हैं कि अगर मैं आज यहाँ पे सर्वोच्च पद पर हूँ, हाई ऑफिस पे हूँ, सर्वोच्च पद पर हूँ, तो इसका कारण है कि हम बहुत ही लंबे समय से क्या है, लॉन्ग एसोसिएशन हम लोग किसके साथ हैं, एजुकेशन के साथ। ठीक है, हमारे लोग जो हैं शिक्षा से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे थे, और साथ ही साथ बोलते हैं कि एजुकेशन जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसका, नेशनल पर्पस का। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कौन जो है नेशनल प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस का, तो एजुकेशन, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 ये हुआ। आगे हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे।
ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 पे आते हैं और इसका यहाँ पे पहला लाइन बोला जा रहा है, आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ। अभी तक क्या बोला गया? अभी तक यही बोला गया कि मैं जो आज सर्वोच्च पद पे चुना गया हूं, तो इसका कारण ये है कि मैं शिक्षा से काफ़ी, मेरे लोग जो है शिक्षा से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे, है ना, ये यहाँ पे बोले हैं। और शिक्षा, मैं मानता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो कि राष्ट्र निर्माण में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं। और आगे यहाँ पे है, आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ, और इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम। ठीक है, इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो है ईमानदारी से, ठीक है, अपना जो प्राचीन जो है सभ्यता जो है उस जहाँ कहीं से अभी आया, वेयर सो एवर इट मे हैव कम, जहाँ कहीं से भी ये आया है, ठीक है, एंड बाय होम सो एवर इट, और जिस किसी ने भी इसे लाया है, मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया है, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं खुद से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र के इस जो है संस्कृति के जो है संपूर्णता के साथ सेवा दूंगा, टोटलिटी के साथ हम इसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे, सर्विस देंगे। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि आज, मैं शपथ लेता हूं कि आज जो है, जो अपना प्राचीन जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो जहां कहीं से भी आया है और जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया, मैं इसको आगे ले चलूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा, और मैं अपनी पूर्ण समर्पणता के साथ, ठीक है, पूर्ण समर्पण के साथ मैं इसकी सेवा दूंगा। ठीक है, इसकी मैं शपथ लेता हूं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में ही, और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं जो हूँ शपथ लेता हूँ अपनी ईमानदारी देश के प्रति, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ऑफ और लैंग्वेज, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश के प्रति वफादार रहूँगा बिना धर्म और भाषा के भेदभाव किए। मैं खुद शपथ लेता हूँ, आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। ठीक है, कि मैं जो हूँ इसके समृद्धि और इसके तरक्की के लिए, ठीक है, इसके स्ट्रेंथ यानी समृद्धि और प्रोसेस यानी प्रोग्रेस यानी इसके विकास के लिए मैं काम करूँगा। यानी ये क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने देश के प्रति ईमानदारी का शपथ लेता हूँ, और मैं जो हूँ बिना कोई धर्म और बिना कोई भाषा का, मतलब इसमें भेदभाव किए मैं काम करूंगा। ठीक है, किसके लिए? स्ट्रेंथ, अपने देश के जो है समृद्धि और अपने देश के प्रोग्रेस यानी विकास के लिए मैं हर हमेशा काम करूंगा। फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना कोई भेदभाव के। क्या चीज़ के भेदभाव? कास्ट यानी जो है जाति, कलर यानी रंग, और क्रीड यानी पंथ। बिना जाति, रंग, पंथ के मैं इस देश में जो है काम करूंगा और पूरी समर्पणता के साथ काम करूंगा, और मैं इसका शपथ लेता हूं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने उस भाषण में बोलते हैं, है ना। जब भी कोई राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, एक मुखिया भी बनते हैं, तब भी ये शपथ लेते हैं कि मैं अच्छे से काम करूंगा। तो वही अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन भी अपना शपथ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या बोला जा रहा है, पैराग्राफ नंबर 5 में ही हम लोग आगे हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम। ठीक है, ये बोलते हैं कि पूरा जो भारत है वो हमारा घर है, यही से चैप्टर का नाम आया है, भारत इज माई होम। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत जो है मेरा घर है। ठीक है, इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस भारत में जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार है। ये बोलते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। ठीक है, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, और यहाँ के सारे लोगों ने हमें इस परिवार का मुखिया के रूप में कुछ समय के लिए चुना है। फॉर ए सर्टेन टाइम दीज पीपुल चूजन मी, ठीक है, चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, और यहाँ के जो है लोग जो है कुछ समय के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए हमें जो है इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। यानी देखो, ये राष्ट्रपति बने यानी देश के सर्वोच्च व्यक्ति बने, यानी ऑब्वियसली ये हेड ऑफ द कंट्री बन गए, यानी और ये पूरा देश को ये फैमिली के रूप में देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमारा फैमिली है और ये पूरा देश हमारा घर है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है उनको चूज करके, इलेक्ट करके देश के हाईएस्ट पद पे इन्हें बैठाया है, यानी एक तरीके से मुखिया के रूप में इन्हें चुना है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे यहाँ पे बोला गया है, इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर
ठीक है। और ये जो है मेरा एक तरीके से दृढ़ प्रयास रहेगा टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। और ये मेरा दृढ़ प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को, इस पूरे भारत जैसा रूपी घर को मैं स्ट्रॉन्ग करूं, मजबूत करूं और सुंदर बनाऊं। ए वर्दी होम, और एक तरीके से जो एक बहुमूल्य जो घर होता है, ठीक है, फॉर ए ग्रेट पीपुल, महान लोगों का, एंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। ठीक है, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा, या मेरी दृढ़ कोशिश होगी कि इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने का प्रयास करूं, और यहाँ के महान लोगों का जो है बहुमूल्य घर, जहां वो न्याय युक्त जो है समृद्ध और जो है शानदार जिंदगी गुजार सके। क्या चीज़, जो एक तरीके से जस्ट ए प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ, एक तरीके से शानदार जीवन वो यहाँ पे गुजार सके। जो भी यहाँ पे महान लोग हैं और अपने जो है बहुमूल्य घरों में रहते हैं, वो एकदम पूरी न्याय के साथ अच्छे तरीके से शानदार जीवन गुजार सके। ठीक है, इसके लिए मैं पूरी दृढ़ कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 पे आते हैं, और इसको भी अब हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फैमिली इज बिग एंड इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस। ठीक है, और ये परिवार जो है, ये भारत जो है अपना घर है, और यहाँ के लोग अपना परिवार है, और ये परिवार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और सहज रूप से बढ़ते जा रहा है, ये बोलते हैं। ठीक है, ये जो परिवार है ये बहुत ही बड़ा है, और ये लगातार, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, रेदर इनकन्वेंटली मतलब फास्ट पेस। ठीक है, मतलब एक तरीके से असहज ढंग से ये लगातार ये परिवार जो है बढ़ता जा रहा है। वी सेल, हम लोग जो है, ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली टू बिल्ड इट न्यू लाइफ। ठीक है, और हम में से हर एक लोग को अपना नया जीवन देने के लिए, इस देश के नया जीवन देने के लिए हम लोग को लगातार इस पे काम करना होगा। ईच इन हिज ऑन वे, सभी को अपने अपने तरीके से काम देना होगा इस देश को बनाने के लिए, इस देश को समृद्ध करने के लिए। ठीक है, फॉर सिर साइज ऑफ द टास्क, ये बड़ा जो टास्क है, ये जो अपने सामने जो है एक बड़ा सा सिर साइज मतलब बहुत विशाल जो काम है। ठीक है, अहेड ऑफ अस मतलब हम लोग के अहेड है, हम लोग के सामने है। सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, और ये जो है चाहत करती है, ये जो अपने पास जितना काम है, सिर साइज ऑफ वर्क, सिर साइज ऑफ टास्क, ये विशाल जो काम हमारे सामने खड़ा है, इस सारे काम को हम लोग को बिना रुके, ये हम लोग से यही चाहती है कि हम लोग बिना रुके लगातार काम करें। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यह परिवार बड़ा है और लगातार असहज रूप से तेजी से बढ़ रहा है। हम सबों को, हर एक को शक्ति से अपने अपने स्तर पर इस देश को नया जीवन देने में भाग लेना है। मेरे सामने बहुत अधिक काम है, और जो है वह काम इतने ज़रूरी है कि कोई खाली बैठ नहीं सकता, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। ठीक है, कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे बोला गया, एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, और हम देखते हैं कि हालात अपने देश का जो है बेकाबू हो गई है। ठीक है, एंडेमिक इन आवर कंट्री, एक तरीके से बेकाबू हो गई है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, और जो ये सिचुएशन, जो परिस्थिति बनी है, वो हम लोग से क्या चाहती है, वो डिमांड करती है, हम लोग से मांग करती है, क्या चीज़, वर्क, कि काम करें। ठीक है, काम और एंड मोर वर्क, एंड काम और सिर्फ काम हमसे ये मांगती है। ठीक है, ये जो परिस्थिति बन के आई है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, कि एक तरीके से चुपचाप और एकदम ईमानदारी से, खामोशी से हम काम करते रहें। सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, ईमानदारी से काम मांगते ताकि हमारे लोग को संपूर्ण एवं सांस्कृतिक जीवन को पुनर्निर्माण करे। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण, ऑफ द होल मटेरियल, पूर्ण रूप से एक तरीके से कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक जीवन का पुनर्निर्माण कर सके। ठीक है, इसके लिए काम और काम जरूरी है। अभी परिस्थिति बेकाबू हो चुकी है। यहाँ पे ये कहते हैं कि जब ये राष्ट्रपति पद लिए ना, शपथ लिए, तो ये कहते हैं देखो बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जिसको हम लोग को सुधारना होगा, और हम और आप दोनों मिल के इस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारी काम है ना, बहुत सारी ऐसे काम है जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, अपने लोग, सारे लोग मिल के, और हम लोग एक तरीके से अपने जीवन को और ज़्यादा समृद्ध और अपने देश को और ज़्यादा विकास कर दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोलते हैं। आगे यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 आती है, और इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से, चलिए अब अच्छे से जानते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 का पहला लाइन से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले जो बोला गया है काम काम और काम सिर्फ, और हम लोग को अभी काम बहुत सारा बाकी है और हम सभी लोगों को मिलके इस काम को लगातार बिना रुके हुए, लगातार बिना बैठे हुए लगातार करनी होगी। ठीक है, एक अच्छा जीवन और एक अच्छा भारत के जो है सांस्कृतिक को बचाए रखने के लिए हम लोग को लगातार काम करना होगा। तो ये काम के बारे में अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये काम कौन सा है, आखिर ये कौन सा काम है जो इतना बाकी है हमारे सामने, आखिर ये कौन सा काम है। चलो इसको समझते हैं, है ना। देखो यहाँ पे बोला गया है दिस वर्क, ये जो काम है एज आई सी इट, जैसे कि मैं देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट, इसका दो पहलू है। ये जो काम है, ये जो जितना काम हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये काम जो है जैसे कि मैं देखता हूँ, इसका दो पहलू है। वर्क ऑन वननेस, वन सेल्फ, ठीक है, कि पहले तो खुद के लिए काम करें, और दूसरा एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा कि हम लोग एक तरीके से सामाजिक रूप से काम करें, समाज के लिए काम करें। इस काम को एक तरीके से दो पहलुओं में बांटे कि सबसे पहले खुद के लिए काम करें और दूसरा पहलू कि एक तरीके से पूरे समाज के लिए काम करें। ठीक है, देयर आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और ये दोनों जो है ना काम करने का बहुत ही बेहतर पहलू है, खुद के लिए काम करना और समाज के लिए काम करना। ठीक है, देखो द वर्क ऑन वननेस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ग टुवार्ड मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब खुद के लिए काम करना, ठीक है, खुद के लिए काम करना का अर्थ हुआ क्या चीज़ का अर्थ हुआ कि अर्ग टुवार्ड कि झुका हुआ किसके तरफ, मोरल डेवलपमेंट, एक तरीके से जो नैतिक जो है प्रगति जो है उसके और झुकाव होना। ठीक है, खुद के लिए काम करना यानी एक तरीके से नैतिक जो विचार होता है, नैतिक जो है अपने पास प्रगति होता है, विकास होता है, खुद के अंदर ऐसे नैतिकता विकसित करें, ऐसे हम लोग नैतिक बने, ऐसे आचरण वाले व्यक्ति बने। ठीक है, जो कि जैसे कि फ्री पर्सन, जैसे कि हम लोग स्वतंत्र लोग जो है अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, जैसे कि स्वतंत्र लोग अपने डिसिप्लिन, अपने अनुशासन में काम करें, विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो कि खुद अकेले ही एक तरीके से ये जो है एक तरीके से डेवलपमेंट विकास को कर सकता है। मतलब अगर हम खुद के अंदर नैतिकता अच्छे से भर लेंगे, खुद हम लोग अगर शरीफ बन जाएंगे, विचार अच्छे रंग के रखेंगे, हम लोग एक तरीके से बहुत ही नैतिकवादी बन जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, देश ऑब्वियसली विकास करेगा, सभ्यता ऑब्वियसली विकास करेगा, हमारी सभ्यता वो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो काम करने के दो पहलू बताएं। सबसे पहला अपने पास वननेस, ठीक है, वन सेल्फ मतलब खुद के लिए। अब उसके बाद है सोशल के लिए, मतलब एक तरीके से पूरा सोसाइटी के लिए, पूरा समाज के लिए। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से बताए हैं। क्या बताए हैं, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि इस काम को जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसके दो पहलू हैं, स्वयं के लिए काम करना और जो है आसपास के समाज के लिए काम करना, दो पहलू बताए हैं। वे आपस में काम के उपयोगी पहलू हैं। ये जो है आपस में काम करने के दो उपयोगी पहलू हैं। स्वयं के लिए काम करने का अर्थ है नैतिक प्रगति, अपने लिए काम करने का मतलब होता है नैतिक प्रगति, कि हम अपने नैतिकता को और विकास करें, की ओर ध्यान देना। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एवं स्वतंत्र अपनाए गए अनुशासन के साथ जो अकेले इस विकास को संभव कर सकता है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि हम लोग अकेले ही इस विकास को कर सकते हैं। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना अनुशासन हम खुद बनाएंगे कि हमको क्या करना है, हमको किस तरीके से रहना है, हम खुद अनुशासन बनाएगा और हम उस अनुशासन के साथ हम अपना दिनचर्या जारी रखेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे काम करने का दो पहलू बताए, एक तो खुद के लिए और दूसरा पूरे समाज के लिए। तो खुद के लिए काम करने का मतलब नैतिक प्रगति, अपने अंदर हम लोग एक तरीके से नैतिकता को विकास करें, वृद्धि करें। ठीक है, अब आगे यही पैराग्राफ नंबर 7 में क्या बोला गया है, और जब हम लोग खुद के विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए काम करेंगे तो इसका एंड प्रोडक्ट, इसका अंतिम उत्पाद क्या निकल के आएगा, इसका जो है परिणाम क्या निकल के आएगा, इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, एक तरीके से स्वतंत्र नैतिक वादी जो है छवि निकल के आएगी, एक स्वतंत्र नैतिकवादी वाली छवि निकल के आएगी, इसका अंतिम प्रोडक्ट निकलेगा। मतलब जब हम लोग एक तरीके से खुद के नैतिक डेवलपमेंट पे काम करेंगे, मोरल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से हम लोग का एक तरीके से जो पर्सनालिटी होगा, जो छवि होगा, वो एक तरीके से पूरा नैतिकवादी होगा। ठीक है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, हम लोग इसको एक तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। ठीक है, कि हम लोग एक तरीके से इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और जब मतलब इसमें हमारा ही खतरा है। ठीक है, पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा, इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा ही खतरा है। ठीक है, हम लोग इसको अनदेखा नहीं कर सकते। जो अपना नैतिक विकास है हम लोग इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर नैतिक विकास जरूरी है, हम लोग मोरल डेवलप जरूर करें, है ना, ये बोलते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी
to which it's privileged to serve for a better, juster and more graceful way of life। और ये तभी रुका जा सकता है जब हम लोग खुद इसको एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, ठीक है, और इसे बनाए रखने की कोशिश करें, तभी ये रह सकता है। हम लोग खुद कोशिश करें कि समाज के नज़दीक हम लोग रहें, समाज में सभी लोग एक तरीके से नज़दीकी बना के रखें। ये नहीं कि समाज में सब एक दूसरे से अलग अलग रहता है, ठीक है। हम लोग को पूरी कोशिश करना है कि सारे समाज मिलजुल के रहे और एक उचित और एक शानदार जीवन दिया जा सके, ठीक है। एक जो है जस्टर और एक ग्रेसफुल लाइफ उसको मिल दिया जा सके पूरे एक समाज को, ठीक है। तो हम लोग को यही दो पहलू पे काम करना है। एक तो पहला अपने पास खुद के लिए, ठीक है, खुद के कहने का मतलब नैतिकता के लिए, ठीक है, और इसी से क्या होगा, दूसरा अपने पास काम आएगा कि हम लोग सारे जो है एकदम सोसाइटी जो है, एक तरीके से समाज जो है, एक साथ हम लोग आ जाएंगे और समीपता के लिए काम करेंगे कि हम लोग का सभी को एक उचित और एक शानदार जीवन दिया जा सके, ठीक है। अपने पास ये हो गया। उसके बाद चलो पैराग्राफ नंबर 7 में ही आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, द इंडिविजुअल कैन नॉट एडवांस ऑफ माई ग्रो, ठीक है, एडवांस of the grow of full perfection without a कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं क्या चीज़ कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण उत्कृष्टता के साथ जो है बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के आगे नहीं बढ़ सकता। कि हम लोग को सोशल जो है एक तरीके से ना सामाजिक अस्तित्व के आगे बिना हम लोग बढ़ ही नहीं सकते। मतलब हम लोग को सामाजिक सहायता चाहिए ही। अगर हम अपने अंदर नैतिकता विकसित करते हैं भाई, तो और लोगों को भी करना होगा। अगर सारे लोग एक कलेक्टिव रूप से अगर हम लोग करें, तभी जाके ये समाज बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, ठीक है। चलो हम लोग एक तरीके से ठान लेते हैं कि एंगेज इन दीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल, के हम लोग एक तरीके से इन्हीं दो कामों में, मतलब एक तरीके से खुद के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, इन्हीं दो कामों में हम लोग अपने आप को मतलब लग जाएंगे, इसमें एंगेज कर लेंगे, खुद में इसमें व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं दो कामों को करने में, खुद के लिए और समाज के लिए, इंडिविजुअल और सोशल दोनों के लिए, मतलब जो समाज के लिए सही है वो भी करेंगे, जो खुद के लिए सही है वो भी करेंगे। तो यहाँ पे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने का दो पहलू बताएं। यहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे पत्थर रखा हो, वहाँ पे मिट्टी रखा हो, दोनों को उठा के रखना, यहाँ पे वो वाला काम नहीं, बल्कि हम लोग अपने अंदर ऐसा सोच विकसित करें कि लोगों का भलाई हो और लोगों के बारे में अच्छा नैतिकता की हम लोग विकास करें, है ना। और हम लोग विकास करेंगे, पूरे समाज इसके साथ में विकास करेगा और एक अच्छा नया एक देश का निर्माण हो सकेगा, ठीक है। यहाँ पे वो यही कहते हैं, यही सारा काम है। पैराग्राफ नंबर 8 में आते हैं और अभी तक देखो कुछ भी चीज़ नहीं भी समझ में आया, फिर भी एक बार देख लो। बेसिकली स्टोरी समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं क्यों समझ में आएगा जब इतना आसान तरीके से आपको अपनी भाषा में बताए हैं। नहीं समझ आने की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आना चाहिए। दिस डबल एफर्ट, हम लोग दो तरीके से काम करेंगे, खुद के लिए और एक समाज के लिए, ठीक है। एक इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, यानी ये दोहरे जो प्रणाली जो होगा काम करने का, ये दोहरे जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रयास जो लगा रहे हैं, कोशिश जो कर रहे हैं, विल गिव द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, और ये हमारे देश का जो है ना जीवन को एक जो है नया आयाम देगा, ठीक है। जब हम लोग इस तरीके से बन जाएंगे तो अपना देश को एक नया आयाम देगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, तब हमारा ये देश है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, एक पावर का, एक शक्ति का सिर्फ संगठन बन के नहीं रहेगा, बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके से नैतिक जो है संगठन भी हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इस दोनों पहलू पे काम करेंगे, दोहरी कोशिश करेंगे, तब हमारा देश केवल और केवल जो है शक्ति संगठन नहीं, बल्कि एक तरीके से नैतिक संगठन भी होगा, ठीक है। शक्ति के साथ में नैतिक संगठन भी हम लोग का ये देश हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस, और ये जो है ये जो हिस्सा है किसका, भारतीय स्वभाव का हिस्सा है। ये क्या है, नेशनल टेम्परमेंट का हिस्सा है, भारतीय स्वभाव यानी टेम्परमेंट का हिस्सा है, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस, जब हम लोग का नैतिक, अगर हम लोग का एक तरीके से नैतिकता का शक्ति हम लोग हो जाएंगे, ठीक है, नैतिकता का संगठन हम लोग हो जाएंगे, तो वो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो है हमारा राष्ट्रीय स्वभाव है कि हम लोग एक तरीके से, हम लोग का देश भी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पर एक तरीके से नैतिकता बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। और एंड इनहेरिटेंस ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है। मतलब आज़ादी के समय, आंदोलन के समय एक महान नेता जो है महात्मा गांधी जी से हमें ये विरासत में मिली है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत में मिली है। डेट पावर की शक्ति जो होता है शुड बी यूज्ड, शक्ति का उपयोग जो है ओनली फॉर मोरल पर्पस, केवल और केवल नैतिकता के लिए किया जाना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल और केवल नैतिकता के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये बोलते हैं
आंदोलन के समय एक महान जो है नेता महात्मा गांधी जी का ये कहना था, ये जो है महात्मा गांधी से विरासत में मिला था। वो कहते थे कि शक्ति का उपयोग केवल और केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, The peace of the strong, the peace of strong is what we shall dedicate ourselves to work for। ठीक है, और शांति इसी में है कि हम अपने अपने कामों को करने के लिए समर्पित करेंगे। किस कामों को करने के लिए समर्पित करेंगे? शांति इसी में है कि अगर हम लोग सही में नैतिकता की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग सोशल और जो है और इंडिविजुअल, इस दोनों पहलू पर अगर हम लोग काम करेंगे और दोनों को अच्छे ढंग से हम काम करेंगे तो इस देश में शांति, अमन चैन वो चीज़ आ जाएगा और देश को एक नया देश बन जाएगा, एक अलग ही मिठास इस देश में पाया जाएगा। यही यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 9 पे आते हैं और इसको भी अच्छे से समझते हैं और ये खास करके अंतिम पैराग्राफ है, तो निश्चित रूप से भयानक तरीके से अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला लाइन में क्या बोला जा रहा है? इसमें अपने पास 9 और पैराग्राफ का जो पहला लाइन है इसमें बोला जा रहा है कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है। फुल फेथ मतलब पूरा भरोसा। ठीक है, पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है डैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डबल टास्क, कि मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है कि इस काम में लग जाएंगे, इस दोहरे कार्य में लग जाएंगे, इस जो है अपने पास जो डुअल कार्य है, डबल टास्क जो है अपने पास, दोहरे कार्य जो है इसमें एक तरीके से लग जाएंगे और पूरी सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी के साथ, मतलब पूरे जो संतोषजनक जो ऊर्जा होता है ढंग से एकदम काम में लग जाएंगे। यानी मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है कि वह इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट शैल बी माई प्रिविलेज, यहाँ पे ये दो काम के पहलू जो बताए हैं तो यही ये कहते हैं कि हमें अपने लोगों पे पूरा भरोसा है इस दोहरे कार्य को, मतलब इंडिविजुअल और सोशल वर्क पे, ठीक है, दोहरे कार्य पर संतोषजनक ढंग से करने में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, सारे लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट, और मेरा ये क्या है? प्रिविलेज है, खुशकिस्मती है कि मैं जो है योगदान दे रहा हूँ, माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस, और ये जो है मतलब एक तरीके से जादुई काम में मैं खुशकिस्मत से जो है मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं सेवा दे रहा हूँ, मैं अपना योगदान दे रहा हूँ इस जो है जादुई काम में। ठीक है, ये कहते हैं कि देखो हमें अपने लोगों पे पूरा भरोसा है कि ये दोनों कामों को, सोशल और इंडिविजुअल, ये दोनों कामों को दोहरी जो अपने पास कार्य जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, जितना आवश्यक ऊर्जा इसमें चाहिए उतना के साथ ये लोग अच्छे से काम करेंगे उस दोनों पहलुओं को सुधारने के लिए। और हमको बहुत ही खुशकिस्मत, हम बहुत खुशकिस्मत मानते हैं खुद को कि हमें ऐसा मौका मिला है कि हम इस जादुई काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अच्छे से बोलते हैं। और देखो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि अपना पूरा जो चैप्टर है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही अच्छे से बताए हैं। ठीक है, अब चलो एक बार हम अपने शॉर्ट में एक तरीके से ओवरव्यू देते हैं पूरे चैप्टर में बेसिकली क्या बात किया गया इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, अच्छे से इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इसमें यहाँ पे मेनली क्या क्या बात किया गया है तो वो जानिए। ठीक है, मेनली यहाँ पे क्या बात किया गया है? यहाँ पे मेनली बात किया गया है क्या चीज़? यहाँ पे मेनली बात किया गया ये कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बेसिकली अपना एक भाषण दे रहे थे जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। भारत के वो तीसरे राष्ट्रपति बने थे और जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, ठीक है, तो उस समय वो एक भाषण दिए थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद को शपथ लेने के बाद वो भाषण दिए थे। उस भाषण में वो बोलते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम बहुत ही एक तरीके से ओवरवेल्म्ड है, बहुत ही ज़्यादा हम एक तरीके से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं लोगों के भरोसा के नीचे, लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो ट्रस्ट है उसके नीचे मैं दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं अभिभूत हूँ उस चीज़ से, बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। ठीक है, ये कहते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि मतलब हम जो है पूरा डेडिकेशन के साथ लग जाएंगे, भारत के जो है इस संविधान के प्रति पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण के साथ काम करेंगे। और ये उसके बाद सेकंड जो राष्ट्रपति थे यानी अपने पास डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उनके बारे में बोलते हैं कि वो भी बहुत अच्छे से राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दिए, ज्ञान का एक तरीके से अनुभव दिए, ठीक है, धन दिए, ठीक है, एक तरीके से अनुभव का धन दिए इस राष्ट्रपति पद को, जो कि शायद ही कहीं पे पाया जाता है, ये भी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि अभी जैसे कि हम राष्ट्रपति पद पे शपथ लिए हैं, भारत इस तरीके से पूरे धरती का ये सबसे सर्वोच्च पद है, इस पद पे बैठे हैं और हम लोग के आगे एक बहुत काम दिख रहा है और इतना काम है कि हम लोग से वो जो है ना वो हर हमेशा डिमांड करे केवल काम काम और लगातार काम करते जाएं, है ना, वही हम लोग से डिमांड कर रहे हैं।
और उसके बाद अगर जहाँ तक बात करें तो हमारा जो है ना यहाँ पे ये बोलते हैं काम करने का ये दो पहलू हो सकता है, पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, कि हम लोग एक तरीके से खुद के लिए काम करें। खुद के लिए काम करने का मतलब एक तरीके से अपने आप को नैतिकता के रूप में विकास करें, नैतिकवादी, नैतिक छवि अपने आप में विकसित करें। और जब हम लोग खुद काम करेंगे, सारे लोग मिलकर काम करेंगे अगर सब लोग, तो एक तरीके से सोशली भी हम लोग एक तरीके से पूरे सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से भी हम लोग एक तरीके से विकास करेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया सोशल और इंडिविजुअल ये दोनों तरीके से हम लोग विकसित होंगे, विकास करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है काम करने के दो पहलू को। और साथ ही साथ ये बोलते हैं अंतिम में कि मुझे ऐसा भरोसा है कि सारे लोग जो है इस दोहरी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और मुझे ये सौभाग्य मिला है, मुझे ये एक तरीके से मैं खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मती से मुझे ये काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है इस जादुई काम को करने का। ठीक है, तो आई होप सो कि ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा, इसमें कोई कहीं से आपको दिक्कत नज़र नहीं आया होगा। जो भी आपको क्लास लगा हो, जैसा भी आपको क्लास लगा हो, नीचे कमेंट करके आप लोग को ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, कुछ ख़राब भी लगा हो तब भी बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखती है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे, है ना। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन सबको सब्सक्राइब कर लेना है। अभी सारे चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे, और जो भी आपके आसपास आपके क्लासमेट्स, आपके कोई भी ग्रुप वगैरह में होंगे, उन सब में ये शेयर कर सकते हैं और सभी को बता सकते हैं कि इस एजुकेशन बाबा चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से बताइए और सारे बच्चों को क्लास से जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहें। हम भी एकदम खुशी एकदम लगातार आप लोग के लिए फ्री में यहाँ पे कंटेंट लाते रहे और आप लोग मस्त तरीके से पूरे एग्जाम के तैयारी में लग जाएं, है ना। अब इसके बाद जैसे आपका लाइन बाय लाइन ये हो गया है और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए बस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, उसका भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर नहीं किए होंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आराम से जाके अच्छे से पूरा क्लास कर लीजिए, है ना, और मस्त तरीके से पूरा सिलेबस को मक्खन करते चलिए। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और जो बच्चे एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए तो वो कर ही लीजिए। चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।